हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिएंट करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिएंट करंट से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो आने वाली 2-3 वीडियोस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिएंट करंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ बातें पहले तो जाननी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। उन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में एक होता है रजिस्टर। फर्स्ट क्या है आपका रजिस्टर। और रजिस्टर के पास क्या होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम दिखाते हैं आर से। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होती है उसको हम लिखते हैं V=IR, जो है हमारे पास क्या ओम्स लॉ। सेकंड जो एलिमेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होती है उसको हम निकालते हैं Q=CV से, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होती है वो होती है Q/C होती है। क्लियर है बात, ठीक है ना। अच्छा, और थर्ड जो एलिमेंट है हमारे पास इम्पोर्टेंट वो है इंडक्टर। वो क्या है इंडक्टर। और इंडक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF जनरेट होती है VL, वो होती है LdI/dt। वैसे तो हम माइनस करके लिखते हैं इसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 12th में, ठीक है ना। और अगर हम इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इस माइनस साइन को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिएंट करंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जो बातें आनी चाहिए वो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। अगली इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सर्किट है। इस सर्किट में मान लो मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है और बल्ब के साथ साथ इस सर्किट में मान लो मैंने एक बैटरी लगाई है जिसको मैंने एक की से कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब देखिए इस सर्किट में हो क्या रहा है कि जब मैं इस की को क्या करता हूँ क्लोज करता हूँ, इस की को क्या करता हूँ क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करते ही जो आपका बल्ब है, ठीक है ना, जो आपका क्या है बल्ब है वो क्या करने लगता है बेटा ग्लो करने लगता है, ग्लो करने लग जाता है। और कैसे ग्लो करता है एकदम से ग्लो करने लग जाता है, यानी कि शॉर्ट टाइम में ही ये बल्ब क्या करने लग जाता है ग्लो करने लग जाता है। ये आप लोगों ने घर में देखा होगा। और इसी की को जब मैं क्या करता हूँ ओपन करता हूँ, इसी की को मैं जब क्या करता हूँ ओपन करता हूँ तो आपका जो सर्किट है वो बीच से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जो बल्ब है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में ये फिर ग्लो होना क्या हो जाता है एकदम से बंद हो जाता है। यानी कि इसके इस बल्ब के ग्लो होने में या फिर इस बल्ब के डिम होने में, यानी कि बंद होने में बहुत कम टाइम लगता है। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने घर में देखी होंगी कि जैसे क्या है कि आप क्या कहते हैं घर में अगर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से बल्ब जलने लग जाता है, और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब एकदम से क्या हो जाता है बंद हो जाता है जलना, ठीक है ना। ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो एकदम से होती है, ठीक है ना। इसमें जो टाइम ना के बराबर लगता है, यानी कि जो टाइम है वो बहुत कम है, यानी कि बल्ब के ग्लो होने में या फिर बल्ब के बुझने में कोई भी टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन क्या हो जब हम क्या करें अपने इसी सर्किट में जिसमें हमने क्या जिसमें हमने क्या लगाया था एक बल्ब लगाया था, ठीक है ना। इसी सर्किट में अगर मान लो हम क्या लगा दें एक कैपेसिटर लगा दें, ठीक है ना, और एक क्या लगा दें इंडक्टर लगा दें, इंडक्टर लगा दें, तो तब क्या होगा, ठीक है ना। और इस पूरे सर्किट को अगर हम किससे कनेक्ट कर लें बैटरी से कनेक्ट कर लें, ठीक है ना, तब इस सर्किट में क्या चेंज होंगे ये हमको देखना है ट्रांजिएंट करंट में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है मैंने, जहाँ पर एक कैपेसिटर और एक क्या लगा रखा है मैंने इंडक्टर लगाया है। सेम वही प्रोसेस अगर मैं क्या करूँ
अप्लाई करूं, जैसे कि फर्स्ट केस में अगर मान लो मैं की को क्या करूं, क्लोज करूं, ठीक है ना, तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम किसी सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर को लगाते हैं तो करंट एकदम से बढ़ता नहीं है, यानी कि एकदम से जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आता है जैसे पहले केस में हो रहा था, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब मैं इस की को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो करंट एकदम से मैक्सिमम से क्या नहीं हो पाता है, मिनिमम नहीं हो पाता है। जब हम क्या लगाते हैं सर्किट में, कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं, तो इस तरीके का जो करंट हमारे सर्किट में बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। अभी मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ट्रांजिएंट करंट की क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ द करंट हुज वैल्यू मैक्सिमम टू जीरो एंड जीरो टू मैक्सिमम does not change in short time is called transient current। आई बात समझ में? यानी कि हो क्या रहा था कि जो हमारे पास पहला केस था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले केस में क्या था, जैसे ही मैं की को क्लोज या की को क्या कर रहा था, ओपन कर रहा था, तो एकदम बल्ब आपका या तो जल जा रहा था, ग्लो कर जा रहा था, या फिर वो एकदम से क्या हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था जलना, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या थी, इसमें बहुत कम टाइम लग रहा था, जैसे कि हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है ना। बट जैसे ही हमने इस सर्किट में क्या किया, कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज किया, ठीक है ना, तो जब हम की को क्या करते हैं, क्लोज या फिर क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो करंट आपका जीरो से मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम से जीरो एकदम नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना, जो एकदम से जीरो से मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता है या फिर मैक्सिमम से जीरो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने क्लास 12 में एक बात पढ़ी है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सर्किट में क्या है, इंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में मान लो मैंने क्या लगाया है, इंडक्टर लगाया है, और इस इंडक्टर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ किससे, बैटरी से, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, मान लेता हूँ की लगा देता हूँ, क्लियर है। तो अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए हैं कि क्या होता है कि जब भी हम की को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो की को जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब होता क्या है कि इस करंट के फ्लो होने से इस इंडक्टर में एक ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, एक ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ जो होता है वो इस करंट की वैल्यू को, ठीक है ना, इस करंट की वैल्यू का क्या करता है, अपोज करता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जैसे हम की को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। इस करंट के फ्लो होने से इस इंडक्टर में एक ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, क्लियर है। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू का क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। सेम यही बात क्या होती है जब हम इस सर्किट में जो हमारा क्या था, इंडक्टर लगा था, जो अभी अभी करंट के अपोज का क्या कर रहा था, करंट के फ्लो होने का क्या कर रहा था, अपोज हो रहा था। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस की को क्या कर देते हैं, ओपन करने लग जाते हैं, तो अब ये एक बैक ईएमएफ बनाने लग जाता है। तो शुरू में तो क्या था कि जो ये इंडक्टर था करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा था, अब ये करंट के क्या होने का अपोज करेगा, कम होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इंडक्टर के थ्रू, ठीक है ना, की के क्लोज होने में या की के ओपन होने में ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, तो वो क्या करता है, करंट की वैल्यू को एकदम से ना तो मैक्सिमम होने देता है, ना वो एकदम से क्या होने देता है, मिनिमम होने देता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम होने में भी टाइम लगाता है और मैक्सिमम से जीरो होने में भी क्या लगाता है, टाइम लगाता है। तो इस तरीके के करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में ट्रांजिएंट करंट का फिनोमेना अच्छे से समझ में आया होगा।
अब देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो अगला आपका टॉपिक है यहाँ पर ये है ग्रोथ एंड डीके। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट यूजिंग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब हम बैटरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो इसको स्टडी करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे आगे वो LC सर्किट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन मान के चलना कि 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यानी कि हमने क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक LR सर्किट है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक LR सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इसके इंडक्टर लगा दिया, और दूसरा मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है ना। इंडक्टर के पास क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, और रजिस्टर के पास क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें एक क्या लगा दी है, की लगा दी है। क्या लगा दी है, एक की लगा दी है। क्लियर है। तो इस सर्किट को हमने स्टडी करना है, यानी कि जब मैं क्या करूँगा, इस की को क्लोज करूँगा, तो क्लोज करूँगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, करंट इस सर्किट में फ्लो होने लग जाएगा। अब करंट की ग्रोथ कैसे होगी इसमें, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस की को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि करंट डीके हो जाएगा। और किस तरीके से डीके होगा करंट का, वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट यूजिंग DC। तो आई होप कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पर डायग्राम। क्लियर है। यानी कि अब देखो आप तरीके से, तो आप देखिए जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी आपको पता ही है, अभी अभी मैंने लिखाया था LdI/dt। और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, IR। देखिए यहाँ पर मैंने लिखाए भी हैं आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूले। क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ ऑफ करंट। क्लियर है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ करंट के लिए सबसे पहले हमको की को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं इस बैटरी का जो EMF है वो कितना है बेटा, E है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, व्हेन, और ये की है जिसको हम के से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम व्हेन की, जिसका नाम क्या है, के है, के इज क्लोज्ड। जब की को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, द करंट इन द सर्किट स्टार्टेड टू, क्या होगा, इंक्रीज। अभी अभी तो मैंने बताया था कि जो इसमें करंट होगा एकदम से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर लगा है। इंडक्टर में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा जो इस करंट के इंक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए सर्किट में करंट एकदम से ना बढ़कर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 0 से मैक्सिमम होने में करंट को टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर्किट में क्या लगा है, इंडक्टर लगा है, और इंडक्टर में इंड्यूस क्या हो जाएगा, EMF, जो क्या करेगा, इस करंट के मैक्सिमम होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगाएगा। उन्हीं बातों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन की इज क्लोज द करंट इन द सर्किट स्टार्टेड टू इंक्रीज, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा द करंट in the circuit does not attend its maximum value at
once because the induced EMF is produced across the इंडक्टर। क्लियर है बात? आई बात समझ में? विच अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, hence the current in the circuit increases slowly to attain its मैक्सिमम वैल्यू। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? जब की को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, तो जो करंट है सर्किट में वो स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा। एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है, तो इस करंट की वजह से जो इंडक्टर है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये करंट की ग्रोथ का क्या करेगा, अपोज करेगा, और जो करंट है सर्किट में वो स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अपनी किस वैल्यू तक पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। तो आई होप कि ये वाली बात तो आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EMF अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा बेटा, बताइए। VL इक्वल टू LdI/dt। ये मत कहना कि सर इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया। माइनस साइन किसको बताता है, अपोज होने को बताता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और अगला लिख रहा हूँ EMF अक्रॉस रजिस्टर, जिसको मैं VR से दिखा रहा हूँ, तो कितना होगा बेटा, वो IR होगा। आई क्या है, मान लो करंट है सर्किट में फ्लो होने वाला, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखिए टोटल EMF क्या है। टोटल EMF कहाँ से मिलेगा भाई? टोटल EMF तो कहाँ से मिलेगा, बैटरी से, जिसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए E लिखा है। अब क्योंकि सर्किट किस में है, सीरीज में है, तो टोटल EMF किसके बराबर हो जाएगा, बताइए। यानी कि जो टोटल EMF हो जाएगा E, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, EMF अक्रॉस इंडक्टर प्लस EMF अक्रॉस रजिस्टर। ये तो आपको आता ही होगा कि जब क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज क्या होती है, टोटल होती है, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अक्रॉस टोटल करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हमने कर दिया। अब लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे E इक्वल टू VL की वैल्यू क्या है, LdI/dt प्लस VR की वैल्यू कितनी है, IR है। क्लियर है बात? अब तुम एक बात बताइए, देखिए व्हेन करंट इज मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताइए, जब करंट आपका एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि अब मैक्सिमम से आगे तो बढ़ नहीं सकता है, तो इसका मतलब देन रेट ऑफ चेंज इन करंट कितना होगा, खुद ही बताओ। क्या अब टाइम के हिसाब से करंट चेंज होगा अगर करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि व्हेन करंट इज मैक्सिमम, यानी कि मैंने क्या लिखा, व्हेन आई कितना है, मान लो I0 है। I0 मान लो कैसा करंट है आपका, मैक्सिमम करंट है। I0 मान लो क्या है, मैक्सिमम करंट है। देन रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या होगा बेटा, DI/dt कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे। यानी कि हम क्या कर देंगे यहाँ पर, देखो, यानी कि हम क्या करेंगे, DI/dt की जगह कितना रख देंगे, 0, और I की जगह कितना रख देंगे, I0। तो यानी कि क्या है कि I0 क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम क्या है, करंट है। क्या है, मैक्सिमम करंट है। क्लियर है बात है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, E इक्वल टू I0R आया। क्लियर है? तो यानी कि अगर आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है I0, तो क्या होगा, टोटल EMF E अपॉन रेजिस्टेंस R, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है पहली बात तो। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं हम डेरिवेशन, आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा होगा। ई इक्वल टू वी एल प्लस वी आर, ठीक है ना। फिर हमने वी एल और वी आर की वैल्यू रखी। फिर हमने कहा कि यार अगर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर तो कोई चेंज होगा ही नहीं करंट में, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वही बातें हमने इक्वेशन नंबर 1 पे रख दी हैं। क्लियर है बातें? अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है ना। अब इस ई की वैल्यू को हम कहाँ पर रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई। कितनी आई थी? ई की वैल्यू कितनी आई है? देखो आप, ई की वैल्यू कितनी आई है? आई नॉट आर आई है, ठीक है ना। ई इक्वल टू आई नॉट आर इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज, मैं लिख ही देता हूँ इसको, विच इज क्या थी बेटा वो बताओ? ई इक्वल टू क्या थी? एल डी आई ओवर डी टी प्लस कितना था अगर आप लोगों को याद है? आई आर, यही था ना। तो ई की जगह कितना रख दूंगा मैं बेटा? आई नॉट आर इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी प्लस आई आर। अब मैं क्या करूँगा? इस आर वाले टर्म को कॉमन ले लूँगा। आर वाले टर्म को कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा? आई नॉट माइनस आई आ जाएगा, और कॉमन क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब मैं क्या करूँगा? डी आई को आई के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास। देखिए, अगर मान लो मैं इस तरीके से करूँ, देखो आई को मैं डी आई के साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए डी आई ओवर आई नॉट माइनस आई लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा फिर? ये आर अपॉन एल और डी टी, ऐसा ही तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही लिखा है हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? देखिए ये आ गया। अब देखो क्लास 12th की मैथ्स में आपने देखा है कि इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, कर लेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? डी आई ओवर आई नॉट माइनस आई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर अपॉन एल इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा। क्लियर है बात है? अब देखो, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मान लेते हैं इनिशियली करंट जो है आपका आई है 0 है, और फाइनली करंट मान लो आपका कितना है? आई। ऐसे इनिशियली टाइम जो आपका है वो मान लो 0 है और फाइनल टाइम कितना है? टी। तो हमने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बना लिया। अब चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा? ये आपको पता ही है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स से कितना होता है बताइए? लॉग ऑफ एक्स होता है। क्लियर है? तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? लॉग आई नॉट माइनस क्या आएगा? आई आएगा। क्लियर है? और लिमिट लगा देंगे इसमें, 0 से कहाँ लगा देंगे? आई लगा देंगे। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर बताइए? ये हो जाएगा आर अपॉन एल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा डी टी का, और लिमिट क्या लग जाएंगी इसमें? 0 से क्या लग जाएगी? टी। अच्छा ठीक हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और छूट गई। देखिए एक चीज़ और छूट गई, वो क्या चीज़ छूटी? देखो बेटा, देखिए हमने डी आई के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो माइनस आई का भी तो करेंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस आई का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन -1 होगा ना, ये तो आता ही होगा आपको। माइनस आई का भी तो करोगे, लेकिन माइनस आई है तो साइन क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। इस माइनस के साइन को हम कहाँ भेज देते हैं? राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। ये तो आई होप कि आप लोगों को आता ही होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग प्लीज़ बुक पढ़ लेना। अब बाकी क्या कहूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ टी और 0 टू क्या? टी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट तो हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे। लिमिट रखना आपको आता ही है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, आई की जगह आई रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा? देखिए ये आ जाएगा लॉग आई नॉट माइनस आई की जगह अपर लिमिट आई आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस लॉग, देखिए लॉग, अब देखिए आई की जगह कितना आएगा? 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा? लॉग कितना आएगा? आई नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल। यहाँ करेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो टी, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है? लॉग एम अपॉन एन होता है। तो कितना हो जाएगा? आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगाया ये तो आपको आता ही है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमने क्या करना है?
लॉग को हटाना है लेफ्ट से। लॉग को जब हम हटाएंगे तो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल में आती है, ये तो पता होगा ही मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो यानी कि आई नॉट माइनस आई इक्वल अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर बेटा बताओ, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये तो सब आपको आता ही है ना। अगर मेरे को लॉग हटाना है तो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 1 माइनस आई अपॉन आई नॉट लिख सकता हूँ। लेफ्ट को करो ऐसे, हम लोग सेम वही चीज़ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ई माइनस आर अपॉन एल इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर है बात है, आई बात समझ में, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस आई अपॉन आई नॉट को हम राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं, यहीं पर कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा फिर बेटा बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन आई नॉट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा। क्लियर है बात, आई बात समझ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको याद करना है, और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर क्या 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो इक्वेशन क्या आई है एक बार देख लें, और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम लिख लेते हैं दैट मीन्स वी हैव क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताओ, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, याद भी क्या करो साथ साथ, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू क्या आ गई, टी आया है ना, ये तो आई है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हियर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हियर आर अपॉन एल, जो आर अपॉन एल अपॉन आर था या आर अपॉन एल था, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। आर अपॉन एल ही था शायद, देखें एक बार, हाँ आर अपॉन एल ही है, ठीक है, आर अपॉन एल है। तो अब तरीके से देखना, अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर आपका एल अपॉन आर है, यानी कि उल्टा इसका देखो, एल अपॉन आर, हाँ याद रखना, एल अपॉन आर, ठीक है ना। एल अपॉन आर जो है हियर, मैं लिख भी देता हूँ हियर, इसको लिख ही देता हूँ मैं हियर, एल अपॉन आर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यानी कि एल अपॉन आर को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी से दिखाते हैं। अब इस स्मॉल टी की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर कहाँ पर, 2 पे रख देंगे। एल अपॉन आर की वैल्यू हम रख देंगे कितना, टी रख देंगे। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 1 अपॉन टी, इसका मतलब आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन टी आ जाएगी। फिर तो रखें तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू ये आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा फिर, माइनस टी अपॉन टी, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा फिर, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। क्लियर है, यानी कि कितना आ जाएगा ये, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई आ जाएगा। क्लियर है, और 1 अपॉन ई की वैल्यू हम लोगों को पता है, आप लोगों को आनी चाहिए, कितनी है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, 2.718 होती है। अब जब इसको डिवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो जब हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 0.632 आई नॉट आता है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी ग्रोथ हुई है करंट में, कितनी ग्रोथ हुई है, 0.632 आई नॉट की क्या हुई है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है। क्लियर है बात है, कि आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा डेरिवेशन आप लोगों ने बनाना है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं इसके ग्राफ की ओर को। किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो इसको कहाँ पर बनाया जाए, चलो ट्राई करता हूँ यहाँ पर बनाने की, राइट हैंड साइड पे। अगर सही से नहीं बनेगा तो फिर मैं बाद में इसको अच्छे से बना लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में बना लूँगा, कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं, तो यहीं पर बना लेते हैं। चलिए इस तरीके से मैं एक बनाता हूँ इसको, मेरे ख्याल से आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्या होता है देखिए, ये ग्राफ किस तरीके से बनाना है आपको, एक्स एक्सिस में आपको टाइम को लेना है, टी को लेना है, और
वाई एक्सिस में आपको लेना है करंट आई को लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम में ये ग्राफ बना के आप जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो करंट की वैल्यू वो एकदम से नहीं बढ़ती है, हाँ या ना, बिल्कुल कहा था मैंने। तो ठीक है, हम करंट की वैल्यू को पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे से क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने के बाद फिर ये क्या हो जाएगी बेटा, एक पॉइंट पर आगे क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। क्लियर है, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखना, अब ये जो वैल्यू है आपकी, जो ये वैल्यू है, यानी कि इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट है। अच्छा, स्मॉल आई से दिखा रहे हैं शायद ना हम करंट को, तो स्मॉल आई से दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। क्लियर है, आई नॉट। अब तुम हिसाब लगाओ, इसके आधे में कहीं पे, इसके आधे पे कहीं पर क्या आएगा आपका, खुद ही एक थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 0 है, ये आई नॉट है, इसके हाफ पे क्या आएगा लगभग आपका 0.5 आई नॉट आएगा, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इससे थोड़े से डिस्टेंस पे, इससे थोड़े से ऊपर पे, यहाँ पर जैसा, ठीक है ना, यहाँ पर जैसा, ठीक है ना, जो ये वैल्यू होगी, आप खुद ही हिसाब लगाओ, ये वैल्यू कौन सी होगी आपकी बताइए, जो अभी अभी आपने निकाली है, कितनी, ये कितनी होगी, 0.632 आई नॉट होगी या नहीं होगी। तो देखिए, क्लियर है। और ये कब आई है, L/R इक्वल टू क्या है, यहाँ पे T है ये वैल्यू। क्लियर है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। क्लियर है, तो ये ग्राफ आपको बना देना है। क्लियर है, ये तो हमने किसके लिए बना दिया बेटा, ग्राफ ग्रोथ के लिए बना दिया। ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, याद रखना इस बात को, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। अगर आप इस तरीके से पूरे डेरिवेशन को कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए, तो देखिए यहाँ से लिखना है आपको, देखिए ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि की को क्लोज करने के बाद क्या हुआ, और इस तरीके से आपको अपने डेरिवेशन को अंजाम तक पहुंचाना है। जब आपका डेरिवेशन पूरे अपने अंजाम तक पहुंच जाए, तो उसके बाद भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेना है। क्लियर है, ये तो हो गया आपका किसके बारे में, ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ के बाद डीके ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं, डीके ऑफ करंट। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, डीके ऑफ करंट। अब खुद ही बताओ, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, यानी कि करंट कब आपका ग्रोथ करेगा, कब इंक्रीज करेगा, स्लोली। ऑब्वियसली है कि जब आप की को क्या करोगे, क्लोज करोगे। की के क्लोज करने से क्या होगा भाई, की के क्लोज करने से क्या होगा, करंट सर्किट में फ्लो होगा धीरे धीरे से। अब अगर आपको डीके करना है करंट का, तो अब आप क्या करोगे, बैटरी को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे सर्किट से। यही तो करोगे मेरे ख्याल से। जब बैटरी नहीं होगी सर्किट में, तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं। या तो आप बैटरी को रिमूव कर लो, या फिर आप क्या कर लो, की को ओपन कर लो। जैसे कहने का मतलब ये है, देखो इस तरीके से हमारे पास सर्किट था। अगर आप लोगों को याद है कि यहाँ पर हमने इंडक्टर लगाया था, लगाया था ना, और यहाँ पर रजिस्टर लगाया था। ठीक है ना, और ये थी हमारे पास बैटरी, ये थी बैटरी। क्लियर है, और ये थी हमारे पास की। क्लियर है। तो अब देखो, अब आप क्या करो, अब आपको अगर करंट को कम करना है, तो अब आप क्या करोगे, इस की को ओपन कर दोगे। की को ओपन करोगे तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब जो मैं अब ठीक है ना, अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है अब आपका, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो आने लगेगा। और फिर आते आते क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट तो आपका, जब की को आपने क्या किया था, ओपन किया था। ये देखो यहाँ पर, जब आपने की को ओपन किया, कहाँ पे बनाया था मैंने डायग्राम, जैसे आपने की को ओपन किया, तो आपका जो करंट है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर गया। ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँच गया, आई नोट तक पहुँच गया। अब जैसे ही आपने की को ओपन किया, तो करंट आपने, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बैक ईएमएफ बनेगा। ठीक है ना, और करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, 0 तक पहुँच जाएगा। क्लियर है बातें। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। व्हेन ये की है बेटा, और ये ईएमएफ है, तो क्या लिखूंगा, व्हेन की इज ओपन। जब की क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, करंट। अब इसमें क्या होगा बताओ, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। करंट क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। कहाँ से कहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम पहुंच गया था, तो अब मैक्सिमम से कहाँ आएगा, ये 0 आएगा। मैक्सिमम से कहाँ आएगा, 0 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू टू 0। ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा बताओ फिर, इन दिस केस ई इक्वल टू ईएमएफ कितना हो जाएगा फिर आपका,
जीरो हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ ही गया होगा ये बात कि ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कब? जब आप क्या करेंगे, की को ओपन करेंगे। अब जब करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा, तो ई तो जीरो ही होगा ना, ई तो जीरो ही होगा। जब करंट ही आपका जीरो हो गया, ई इक्वल टू आई आर है ना, कंफ्यूज मत करो बेटा। अगर ये देखो, अगर यही जीरो हो गया तो ई अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, क्या थी वो, टोटल ईएमएफ क्या था हमारा, इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ और रजिस्टर के अक्रॉस ईएमएफ का सम था। याद आ रहा है कुछ? अब देखो ये तो खुद ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर वीएल की वैल्यू क्या होती है, एल डी आई ओवर डी टी, और इसकी वैल्यू आई क्या होती है, आर होती है। क्लियर है? अब दोनों को शिफ्ट करेंगे, डी आई ओवर डी टी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, माइनस आई आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, खुद ही देख लो आप, आई वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो डी आई ओवर आई होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल। देखो फिर से आर अपॉन एल आ गया है आपका, देखो, ठीक है ना, टी। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको खुद ही पता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ओवर आई, दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल डी टी। और करंट के लिए जीरो से आई और टाइम के लिए जीरो से क्या रखेंगे, हम टी रखेंगे। तो देखो डी आई ओवर आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी समझाया है, कितना, लॉग आई, लिमिट लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, लिमिट। अच्छा एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा एक चीज़ देखो, या देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, पहले केस में जीरो से आई लगाना बिल्कुल वाजिब था। क्यों था वाजिब, क्यों था, क्योंकि जीरो से करंट कहाँ था, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच रहा था, पहुँच रहा था या नहीं पहुँच रहा था। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, देखो आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम से करंट कहाँ पहुँच जाएगा भाई, आई तक पहुँच जाएगा। तो ये लिमिट लगेंगी ना, हाँ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों जगह एक जैसी लिमिट नहीं लगानी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, आई नॉट टू आई, यानी कि मैक्सिमम से कहाँ, मिनिमम तक पहुँच गया करंट, माइनस आर अपॉन एल, और ये कितना हो जाएगा, डी टी का कितना हो जाएगा, टी, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ, जीरो से टी। ये तो इंटीग्रेशन आप लोगों को आई होप के आते ही होंगे। तो कितना हो जाएगा फिर ये, लॉग आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा फिर ये। अब आप ये मत कहना, हाँ पहले देखो, पहले अपर लिमिट लगाओगे तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट हो जाएगा, फिर लॉग एम अपॉन एन लगा देंगे इसमें। ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ बच्चे पूछने लग जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से तो लिख ही सकता हूँ ना मैं इसको, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। क्लियर है? अब तो आ गया होगा ये, लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो लॉग एम अपॉन क्या लिख दूंगा, इसको एन लिख दूंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी लिख दूंगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब क्या करूंगा आपको पता ही है, अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड से लॉग हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी। तो आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी आ जाएगा। क्लियर है? अब आर अपॉन एल, देखो एल अपॉन आर, यहाँ पर ध्यान दो तरीके से, कहाँ पे किया था मैंने, एल अपॉन आर की वैल्यू टी है, एल अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, टी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एल अपॉन आर की वैल्यू टी है, तो आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना आया, नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना आया था वो, देख के कितना था वो, ई की देख लेते हैं, चलो कितना था, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। और हमको पता है कि एल अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है, टी होती है, तो आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टी। अभी पढ़ाया था ना, एक कांस्टेंट टाइम होता है करके, ठीक है ना। देखो मैं भी आप लोगों के सामने ही इन डेरिवेशंस को बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा पीछे देखना पड़ता है कि किस इक्वेशन में हम थे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टी अपॉन टी, यानी कि कितना आ जाएगा, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। और चाहो तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई नॉट अपॉन ई, और ई की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि कितनी होती है वो, 2.718, हाँ 2.718 होती है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आई इक्वल टू यह आ जाएगा 0.368 आई नॉट आ जाएगा। ये डीके में करंट देखो। अब देखो, अब तुम तरीके से देखो, अगर देखो जब ग्रोथ हो रही है तो करंट की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे ग्रोथ में करंट की वैल्यू कितनी है, देखो आई इक्वल टू
0.6392 आई नॉट हो जा रही है। और देखो डीके में यही करंट देखो कितना पहुंच जा रहा है आपका, देखो 0.368 आई नॉट पहुंच जा रहा है। क्लियर है? तो यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है यहाँ पर करंट। तो अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा आप लोगों को खुद देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं, ये लो इस तरीके से। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में क्या लेना है, टी लेना है, और वाई एक्सिस में क्या लेना है, आई लेना है। क्लियर है? अब तुम देखो यानी कि यहाँ पर आई नॉट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब ये वैल्यू क्या होगी आपकी, डीके करेगी, कम होगी, होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हाथ गड़बड़ हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, अब डिक्रीज होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। तो ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगी आपकी, ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। और कहाँ तक पहुँच जाएगी, आई तक पहुँच जाएगी। अब तुम खुद ही लगाओ, ये 0 है, ये आई नॉट है, तो यानी कि इसके बीच में कहीं पर क्या होगा बताओ, कितना होगा, 0.5 आई नॉट होगा या नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू देखो, ग्रोथ में अगर आपको याद है तो 0.6 से 0.5 के ऊपर आ रही थी। और देखो क्योंकि डीके हो रहा है तो ये वैल्यू कहीं पर यहाँ पर जैसी आएगी, ये वैल्यू जो होगी 0.368 क्या होगी, आई नॉट होगी। ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है ये कितना होगा, टी इक्वल टू कितना था वो, एल अपॉन आर पे, टी इक्वल टू एल अपॉन आर पे। देखो टी इक्वल टू एल अपॉन आर पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आई की, 0.368 आई नॉट हो जाएगी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रांजिएंट करंट क्या होता है। तो ट्रांजिएंट करंट ये होता है जहाँ पर जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 या फिर 0 से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगेगा आपका। ठीक है ना? ये एकदम से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो जाएगी जैसे हमारे घर पे हो रही है। और इसका रीजन क्या है भाई, जो सर्किट में हम क्या लगा रहे हैं, इंडक्टर लगा रहे हैं। ये इंडक्टर क्या बनाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, करंट के बढ़ने का अपोज करता है जब की क्लोज होती है, और जब की क्या होती है, ओपन होती है, तो एक करंट के कम होने का क्या करता है, अपोज करता है। इसी वजह से जो सर्किट है हमारा, ठीक है ना, उसमें करंट की वैल्यू एकदम से ना तो मैक्सिमम हो पाती है, ना एकदम से वो मैक्सिमम से कहाँ पहुंच पाती है, 0 से 0 पर पहुंच पाती है। तो ऐसे करंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। और इसमें हमने इस ट्रांजिएंट करंट के लिए हमने ग्रोथ एंड डीके की वैल्यू निकाली, कौन से सर्किट के लिए, एलआर सर्किट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मान के चलो या तो आपका एलआर सर्किट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, या फिर आपका क्या था वो, एलसी सर्किट जरूर पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से आज का वीडियो आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं इस यूनिट का लास्ट पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।